Hello everyone, today we are going to discuss paper code BHIC 107 History of India for circa 1206 to 1550। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अगर आप लोगों के सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएंगे shop.hindustanknowledge.com, ये हमारी वेबसाइट, आप इस पर चले जाएंगे, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। अब आपका जो भी पेपर कोड होगा आप वो यहाँ पे सर्च कर लेंगे, ठीक है। जैसे अभी हम देखेंगे BHIC 107, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे ही पेपर कोड डालेंगे आपको यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों ही मीडियम में क्या है गेस्ट पेपर दिख जाएंगे। आपका जो भी मीडियम होगा आप उस पर क्लिक करके यहाँ से गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ से गेस्ट पेपर्स को परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें हमें मैसेज करके क्या है गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन द डेक्कन पॉलिसी ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स, यानी कि जो डेक्कन पॉलिसी थी दिल्ली सुल्तान्स की, ठीक है, वो हमें बताना है। सो द डेक्कन पॉलिसी ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स refer to the efforts made by the rulers of the Delhi Sultanate to extend their political control over the Deccan region of India. The Deccan was important because it was rich in resources, trade routes, fertile lands and strategic forts. जो आपकी डेक्कन पॉलिसी है दिल्ली सुल्तान्स की वो रेफर करती है जो उन्होंने एफर्ट्स बनाए थे, ठीक है, जो भी दिल्ली सल्तनत के रूलर्स थे, ताकि वो अपने पॉलिटिकल कंट्रोल को एक्सटेंड कर सकें डेक्कन रीजन के ओवर, ठीक है। सो जो ये डेक्कन था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये बहुत ही रिच था रिसोर्सेज में, ट्रेड रूट्स में, फर्टाइल लैंड में और स्ट्रैटेजिक फोर्ट्स में। सो जो अलग अलग सुल्तान्स थे उन्होंने अलग अलग पॉलिसीज को फॉलो किया टुवर्ड्स द डेक्कन, डिपेंडिंग ऑन देयर एम्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी। फर्स्ट इज अर्ली कॉन्टैक्ट विद द डेक्कन। सो इन द अर्ली पीरियड द दिल्ली सुल्तान्स वर मेनली फोकस्ड ऑन नॉर्थ इंडिया, यानी कि शुरू में क्या हुआ, जो दिल्ली सुल्तान्स थे वो सिर्फ नॉर्थ इंडिया की तरफ फोकस थे। हाउएवर दे रियलाइज दैट विदाउट कंट्रोलिंग द डेक्कन देयर एम्पायर वुड रिमेन इनकम्प्लीट, यानी कि बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि अगर हम डेक्कन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो जो उनका एम्पायर है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। सो occasional military expedition were sent to assert authority and collect tribute, but direct administration was limited, यानी कि उन्होंने क्या किया, ओकेजनल मिलिट्री एक्सपेडिशन वहाँ पे भेजना शुरू कर दिया, वहाँ पे अथॉरिटी को असर्ट करना शुरू कर दिया और ट्रिब्यूट को कलेक्ट करना शुरू कर दिया, बट जो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ही लिमिटेड था। डेक्कन पॉलिसी अंडर अलाउद्दीन खिलजी। सो अलाउद्दीन खिलजी वाज द फर्स्ट दिल्ली सुल्तान टू फॉलो अ क्लियर एंड एग्रेसिव डेक्कन पॉलिसी। अलाउद्दीन खिलजी क्या है आपके, ये पहले दिल्ली के सुल्तान हैं जिन्होंने कि एक क्लियर और एग्रेसिव डेक्कन पॉलिसी को फॉलो किया। उनका एम था कि वो कंट्रोल करें द वेल्थ ऑफ द डेक्कन विदाउट सेटिंग अप परमानेंट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि वहाँ पे बिना परमानेंट एडमिनिस्ट्रेशन सेट करे हुए वो वहाँ पे क्या है डेक्कन की वेल्थ को कंट्रोल करना चाहते थे। उन्होंने अपने ट्रस्टेड जनरल मलिक कफूर को वहाँ पे भेजा ताकि वो बहुत सारे सक्सेसफुल कैंपेन्स को लीड कर सके। जो इंपॉर्टेंट डेक्कन किंगडम्स हैं जैसे कि यादवास ऑफ देवगिरी, द काकतियास ऑफ वारंगल एंड द होयसालास, इन सबको उन्होंने डिफीट किया। दीज रूलर एक्सेप्टेड द सुल्तान सुप्रीमेसी एंड अग्रीड टू पे ट्रिब्यूट। इन रूलर्स ने क्या किया, सुल्तान की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर लिया और उनको ट्रिब्यूट पे करने के एग्री हो गए। सो अलाउद्दीन डिड नॉट एनेक्स दीज रीजन्स फुली। अलाउद्दीन ने क्या है ये रीजन्स को फुली एनेक्स नहीं कर पाया था, इंस्टेड उन्होंने प्रेफर किया था इनडायरेक्ट कंट्रोल ताकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज को अवॉइड करें। डेक्कन पॉलिसी अहम अंडर द मोहम्मद बिन तुगलक। सो जो आपके मोहम्मद बिन तुगलक थे इन्होंने भी एक डिफरेंट अप्रोच को फॉलो किया था। ये क्या है, डायरेक्ट कंट्रोल और कंप्लीट इंटीग्रेशन चाहते थे डेक्कन का इनटू द दिल्ली सल्तनत। सो इसे अचीव करने के लिए इन्होंने क्या किया, अपनी जो कैपिटल थी दिल्ली से उसको दौलताबाद में शिफ्ट कर दिया। उनका जो आइडिया था वो था कि वो रूल करेंगे बोथ नॉर्थ एंड साउथ इंडिया इफेक्टिवली फ्रॉम अ सेंट्रल लोकेशन, यानी कि वो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों पे ही कंट्रोल करना चाह रहे थे, ठीक है, एक सेंट्रल लोकेशन से। हाउएवर जो इनका वो डिसीजन था इसने बहुत ही हार्डशिप्स क्रिएट किए लोगों के लिए और ऑफिशियल्स के लिए एंड प्रूव्ड इम्प्रैक्टिकल, और ये क्या रहा, इम्प्रैक्टिकल रहा। सो ड्यू टू रिवोल्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर एंड लैक ऑफ लोकल सपोर्ट हिज डेक्कन पॉलिसी अल्टीमेटली फेल्ड, यानी कि रिवोल्ट्स की वजह से, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स और लैक ऑफ लोकल सपोर्ट की वजह से जो उनकी डेक्कन पॉलिसी थी वो क्या है अल्टीमेटली फेल हो गई।
सो जो ये पीरियड है ये दिखाता है हमें वीकनिंग ऑफ द दिल्ली अथॉरिटी इन द साउथ. लेटर डेवलपमेंट्स. सो आफ्टर मोहम्मद बिन तुगलक द दिल्ली सुल्तान्स कुड नॉट इफेक्टिवली कंट्रोल द डेक्कन. यानी मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली सुल्तान्स ने डेक्कन को इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं कर पाए. सो एज अ रिजल्ट जो इंडिपेंडेंट किंगडम्स थे जैसे कि बहामनी सुल्तान्स ये इमर्ज हुए. सो द डेक्कन ग्रेजुअली स्लिप्ड आउट ऑफ दिल्लीज कंट्रोल. यानी कि जो डेक्कन था वो अब क्या है ग्रेजुअली दिल्ली के कंट्रोल से स्लिप होने लग गया था. सो मार्किंग द डिक्लाइन ऑफ सल्तनत साउदर्न एम्बिशंस. Conclusion. So the Deccan policy of the Delhi Sultans shows their ambition to create a pan-Indian empire. जो डेक्कन पॉलिसी है दिल्ली सुल्तान्स की वो उनका एम्बिशन दिखाती है कि वो एक पैन इंडियन एम्पायर को क्रिएट करना चाहते थे. जो अलाउद्दीन खलजी है उन्होंने सक्सीड किया था थ्रू द मिलिट्री स्ट्रेंथ और इनडायरेक्ट कंट्रोल. बट जो मोहम्मद बिन का तुगलक का जो अटेम्प्ट था वो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का वो फेल हो गया. ओवरऑल जो डेक्कन पॉलिसी है उसने एक इंपॉर्टेंट रोल को प्ले किया है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया को शेप करने में. एंड उन्होंने हाईलाइट किया है द एडमिनिस्ट्रेटिव लिमिट्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत. तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें. साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. ठीक है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब इक्तास. व्हाट वर द फंक्शंस ऑफ अ वाली और मुक्ति. So the Ikta system was an important administrative and revenue arrangement introduced by Delhi Sultans to manage their vast empire effectively. Ikta system क्या था आपका? ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू अरेंजमेंट था जिसको कि दिल्ली सुल्तान्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि वो अपने वास्ट एम्पायर को इफिशिएंटली मैनेज कर पाएं. सो इट हेल्प द रूलर्स कलेक्ट रेवेन्यू. एकता सिस्टम में क्या है वो हेल्प करता है रेवेन्यू को कलेक्ट करने में, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में और आर्मी को अंडर द कंट्रोल रखने में विदाउट पेइंग द डायरेक्ट सैलरीज इन कैश. मीनिंग ऑफ इक्ता. सो एन इक्ता वाज अ पीस ऑफ लैंड or a group of villages granted by the sultan or a noble or officers instead of paying him a regular salary. इक्ता क्या है एक पीस ऑफ लैंड हुआ करती थी या फिर ग्रुप ऑफ विलेजेस हुआ करते थे जो कि सुल्तान ग्रांट करता था किसी नोबल को या फिर किसी ऑफिसर को इंस्टेड ऑफ पेइंग हिम अ रेगुलर सैलरी. सो जिस पर्सन को इक्ता रिसीव होता था उसको वाली या फिर मुक्ति बोला जाता था. सो द मुक्ति डिड नॉट ओन द लैंड परमानेंटली. यानी जो वो मुक्ति होते थे वो उस लैंड को परमानेंटली ओन नहीं करते थे, बस उन्हें अलाउड होता था कि वो वहाँ से रेवेन्यू को कलेक्ट करें फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम. सो जो लैंड है और जो राइट है लैंड के ऊपर वो हमेशा अंडर द कंट्रोल ऑफ सुल्तान ही रहते थे. सो जो आपका इक्ता सिस्टम है ये वेल ऑर्गेनाइज था ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश और ये फर्दर स्ट्रेंथन हुआ आपका अलाउद्दीन खिलजी के टाइम तक. सो इट वॉज मेनली यूज टू मेंटेन सोल्जर्स एंड रिवॉर्ड नोबल्स फॉर देयर सर्विसेज. ये आपका मेनली यूज होता था सोल्जर्स को मेंटेन करने के लिए और नोबल्स को रिवॉर्ड करने के लिए उनकी सर्विसेज के लिए. फंक्शंस ऑफ अ वली और मुक्ति. सो द वली और मुक्ति परफॉर्म सेवरल इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री एंड फाइनेंशियल फंक्शंस. जो वली मुक्ति हैं ये क्या है आपके अलग अलग ठीक है एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री और फाइनेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. जो ये फंक्शंस है ये इंश्योर करते हैं स्मूथ गवर्नेंस इन द प्रोविंसेस. कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू. सो जो मेन ड्यूटी होती है वाली की या फिर मुक्ति की वो क्या होती है कि वो रेवेन्यू को कलेक्ट करे फ्रॉम द फार्मर्स अकॉर्डिंग टू द स्टेट रूल्स. सो आफ्टर मीटिंग लोकल एक्सपेंसेस एंड पेइंग द सोल्जर्स द रिमेनिंग अमाउंट हैड टू बी सेंट टू द रॉयल ट्रेजरी. यानी कि जो उनके लोकल एक्सपेंसेस होंगे और सोल्जर्स को पे करना होगा उतना पे करने के बाद जितना भी रिमेनिंग अमाउंट होगा ठीक है टैक्स रेवेन्यू का उसको वो कहाँ पे भेजेंगे वो रॉयल ट्रेजरी में उन्हें सेंड करना होता था. उनको अलाउड नहीं होता था कि वो एक्स्ट्रा टैक्सेस को इम्पोज करे पेजेंट्स में. मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. सो जो मुक्ति थे वो रिस्पॉन्सिबल थे फॉर मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर इन हिज इक्ता. सो ही हैड टू सप्रेस द रिबेलियंस, प्रिवेंट क्राइम्स एंड प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम बैंडिट्स. सो ही वर्कड क्लोजली विद लोकल ऑफिशियल्स टू एंश्योर स्टेबिलिटी इन द रीजन. उन्होंने क्या है क्लोजली वर्क किया लोकल ऑफिशियल्स के साथ ताकि वो इंश्योर कर सके स्टेबिलिटी इन द रीजन. मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटीज ऑफ द मुक्ति वॉज टू मेंटेन सोल्जर्स. यानी कि इनकी इंपॉर्टेंट ड्यूटी क्या थी इनको सोल्जर्स मेंटेन करने पड़ते थे. सोल्जर्स क्या है उनको लोकल सिक्योरिटी के लिए एज वेल एज मिलिट्री कैंपेन्स के लिए यूज़ किया जाता था जब भी सुल्तान को उनकी ज़रूरत होती थी. वॉर्स के टाइम पे जो मुक्ति हैं उन्हें अपनी ट्रूप्स को सेंड करना पड़ता था ताकि वो सपोर्ट कर सके सेंट्रल आर्मी को. एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़. जो आपकी मुक्ति हैं ये सुपरवाइज करते हैं लोकल ऑफिशियल्स को जैसे कि रेवेन्यू कलेक्टर्स एंड विलेज हेड्स को. हाउएवर ही हैड नो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी. यानी कि कोई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नहीं होती उनके पास, बट जो उनका वर्क था उसको रेगुलरली चेक किया जाता था बाय रॉयल ऑफिसर्स जो कि कैपिटल से सेंट हुआ करते थे. सो इफ़ ही मिसयूज पावर. यानी कि अगर मुक्ति मिसयूज करता है अपनी पावर को तो उसको ट्रांसफर भी करा जा सकता है और उसको पनिश भी किया जा सकता है. लॉयल्टी टू द सुल्तान.
जो मुक्ति है उन्हें लॉयल रहना पड़ता था सुल्तान के लिए। सो द इक्ता कुड बी ट्रांसफर्ड एट एनी टाइम, इक्ता को कभी भी ट्रांसफर किया जा सकता था, जिससे इंश्योर होता है कि जो नोबल है वो ज़्यादा पावरफुल ना बने और इंडिपेंडेंट ना बने। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट जो इक्ता सिस्टम है ये बहुत ही प्रैक्टिकल मेथड था एडमिनिस्ट्रेशन का ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत। इसने सुल्तान को हेल्प किया कि ये कंट्रोल करे डिस्टेंट एरियाज को, मैनेज करे रेवेन्यू को एफिशिएंटली और एक स्ट्रॉन्ग आर्मी को मेंटेन करे। सो जो वली और मुक्ति थे उन्होंने की रोल प्ले किया है गवर्नेंस में, बट वो हमेशा स्ट्रिक्ट सुपरविजन में रहे हैं सेंट्रल अथॉरिटी के। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन ड्यूरिंग द 13th to 15th century. So urbanization means the growth of towns and cities where people live and work in non-agricultural activities. अर्बनाइजेशन क्या होता है आपका, इसका मतलब होता है कि टाउन्स और सिटीज का ग्रोथ हो रहा है जहाँ पे कि लोग रह रहे हैं पर वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। सो ड्यूरिंग द 13th to 15th century इंडिया ने क्या है एक एक्सपीरियंस किया एक इंपॉर्टेंट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन को, मेनली अंडर द रूल ऑफ दिल्ली सल्तनत। सो ये पीरियड है इसने सॉ किया राइज ऑफ न्यू सिटीज, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कल्चरल सेंटर्स। रोल ऑफ दिल्ली सल्तनत। सो द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत प्लेड अ मेजर रोल इन अर्बन ग्रोथ। जो एस्टैब्लिशमेंट हुई दिल्ली सल्तनत की इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले किया अर्बन ग्रोथ में। रूलर जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक इन्होंने नई सिटीज़ को फाउंड किया और उन्होंने जो भी एग्जिस्टिंग सिटीज़ थे उनको एक्सपैंड किया। दिल्ली एमर्ज हुई एज अ पावरफुल पॉलिटिकल कैपिटल। अदर जो इंपॉर्टेंट टाउन्स थे जैसे कि दौलताबाद, लाहौर, मुल्तान एंड आगरा दे ऑल्सो डेवलप्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री सेंटर्स। सो जो ये सिटीज़ थी इन्होंने ऑफिशियल्स को अट्रैक्ट किया, सोल्जर्स, आर्टिसंस और ट्रेडर्स को अट्रैक्ट किया। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री फैक्टर। सो अर्बन सेंटर्स ग्रो because they were seats of administration, government offices, courts and army cantonments were located in towns. जो आपके अर्बन सेंटर्स थे ये ग्रू हुए क्योंकि ये सीट्स थे एडमिनिस्ट्रेशन के, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस हुआ करते थे, कोर्ट्स या फिर आर्मी कैंटोनमेंट्स हुआ करते थे वो टाउन्स में लोकेटेड हुआ करते थे। जो लार्ज फोर्ट्स थे, पैलेसेस थे, मॉस्क थे और मदरसास थे उनको बिल्ड किया गया था जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज किया और पॉपुलेशन को इंक्रीज किया इन द सिटीज़। सिटीज़ क्या हुई, सेंटर बनी पावर का जहाँ पे कि टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे और लॉस को एनफोर्स किया जाता था। ट्रेड एंड कॉमर्स। सो ट्रेड आपका क्या था, एक मेजर फोर्स था बिहाइंड द अर्बनाइजेशन। इंडिया का क्या है एक स्ट्रॉन्ग इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड लिंक है ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो इंडियन सिटीज़ थी उन्होंने ट्रेड किया टेक्सटाइल्स को, स्पाइसेस को, इंडिगो को और प्रेशियस स्टोन्स को विद द सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। पोर्ट्स लाइक कैम्पी एंड कैलिकट फ्लरिश, जो कि पोर्ट्स थे कैम्बे और कालीकट ये फ्लरिश हुए। मार्केट प्लेसेस, बाजार्स एंड कार्नवासारीज developed into towns, encouraging merchants communities to settle there. Growth of crafts and industries. So cities became centers of crafts and small industries. जो आपकी cities थी ये सेंटर बनी क्राफ्ट और स्मॉल इंडस्ट्रीज का। स्किल्ड आर्टिसन सच एज वीवर्स, मेटल वर्कर्स, पॉटर्स एंड कारपेंटर्स लिव्ड इन टाउन्स। जितने भी स्किल्ड आर्टिसंस हुआ करते थे वो टाउन्स में रहा करते थे। रॉयल पैट्रोनेज ने क्या किया, एनकरेज किया प्रोडक्शन ऑफ लग्जरी गुड्स जैसे कि सिल्क, ज्वेलरी एंड फाइन क्लोथ। सो दिस क्राफ्ट बेस्ड इकोनॉमी सपोर्टेड द अर्बन लाइफ। जो ये क्राफ्ट बेस्ड इकोनॉमी थी इसने अर्बन लाइफ को सपोर्ट किया। सोशल एंड कल्चरल लाइफ। सो जो अर्बन सेंटर्स थे वो कल्चरल हब्स भी बने। स्कॉलर्स, पोएट्स, रिलीजियस लीडर्स और सूफी सेंट्स सारे सिटीज़ में रहा करते थे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और रिलीजियस बिल्डिंग्स ने अट्रैक्ट किया स्टूडेंट्स और फॉलोअर्स को। सिटीज़ प्रमोट करती है एक मिक्स कल्चर को जहाँ पे कि अलग अलग ट्रेडिशंस और लैंग्वेज इंटरैक्ट करते हैं। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट जो अर्बनाइजेशन है ड्यूरिंग द 13th to 15th centuries ये शेप्ड हुआ है बाय अ पॉलिटिकल अथॉरिटी, ट्रेड, क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। सो जो दिल्ली सल्तनत है इसने प्रोवाइड किया है स्टेबिलिटी, पैट्रोनेज, लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़। दो मोस्ट पीपल स्टिल लिव्ड इन विलेजेस, यानी कि बहुत सारे लोग अभी भी विलेजेस में रह रहे थे, बट जो अर्बन सेंटर थे वो इंपॉर्टेंट इंजन्स बन रहे थे इकोनॉमिक का और सोशल चेंज का इन द मेडिवल इंडिया। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच। फर्स्ट है आपका मिलिट्री टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। So during the Sultanate period, that is from 13th to 15th centuries, military technology in India underwent important changes due to Central Asian and Persian influences brought by the Delhi Sultans. यानी कि सल्तनत पीरियड के टाइम पे जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी थी इंडिया में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस से अंडरवेंट हुई क्योंकि सेंट्रल एशियन और पर्शियन इन्फ्लुएंसेस लाए गए थे दिल्ली सुल्तान्स के द्वारा। जो रूलर्स हैं दिल्ली सल्तनत के इन्होंने नए नए वेपन्स को इंट्रोड्यूस किया, नई टेक्निक्स और नए सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस किया जिन्होंने कि आर्मी को स्ट्रेंथन किया और हेल्प किया उन्हें एक लार्ज टेरिटरी को कंट्रोल करने में।
सो वन मेजर डेवलपमेंट वाज द इंक्रीज यूज ऑफ कैवलरी। एक जो मेजर डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है वो है कि इंक्रीज यूज हुआ था कैवलरी का। हॉर्सेस को इंपोर्ट किया जाता था फ्रॉम सेंट्रल एशिया, अरेबिया एंड ईरान, जो बहुत ही हाईली वैल्यूड होते थे क्योंकि जो इंडियन हॉर्सेस होते थे वो बहुत ही वीक हुआ करते थे। कैवलरी बिकेम द बैकबोन ऑफ द सल्तनत आर्मी। ठीक है, जो कैवलरी थी वो बैकबोन बनी सल्तनत आर्मी की। सोल्जर्स को ट्रेन किया जाता था इन द माउंटेड आर्चरी विच अलाउड क्विक अटैक्स एंड मोबिलिटी। सो कंपोजिट बोस का यूज किया जाता था जो कि वुड, हॉर्न और सिन्यू की बनी होती थी, जिससे कि जो स्ट्राइकिंग पावर और एक्यूरेसी थी वो इंक्रीज हुई। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर वाज द यूज ऑफ शीज टेक्नोलॉजी। जो दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर था वो था यूज ऑफ सीज टेक्नोलॉजी। जो सुल्तान्स थे वो यूज करते थे बैटरिंग रैम्स, मोनजेल्स एंड स्टोन थ्रोइंग मशीन्स ताकि वो फोर्ट्स को अटैक कर सकें। फोर्टिफिकेशन टेक्निक्स भी इम्प्रूव हुई विद स्ट्रॉन्गर वॉल्स, बेस्टेशंस एंड गेट्स। सो अंडर रूलर्स लाइक अलाउद्दीन खलजी जो आपकी आर्मी थी वो रीऑर्गेनाइज हुई और स्ट्रिक्ट रूल्स को इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर मेंटेनिंग हॉर्सेस एंड वेपन्स। सो वेपन्स सच एज सॉर्ड्स, स्पेयर्स, लांसेस, शील्ड्स एंड डेगर्स वर कॉमनली यूज्ड, यानी कि ये सारे वेपन्स आपके कॉमनली यूज हुआ करते थे। आर्मर्स जैसे कि हेलमेट्स और कोट्स ऑफ मेल ये प्रोवाइड करते थे प्रोटेक्शन ऑफ टू द सोल्जर्स। दो गन पाउडर वेपन्स वर नॉट फुली डेवलप्ड, यानी कि जो गन पाउडर के वेपन थे वो फुली डेवलप नहीं हुए थे, बट जो उनके अर्ली फॉर्म थी वो अपीयर हुई थी टुवर्ड्स द एंड ऑफ सल्तनत पीरियड। सो ओवरऑल जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है उसने एक की रोल को प्ले किया है इन द एक्सपेंशन एंड सर्वाइवल ऑफ द सल्तनत स्टेट। Merchant communities of the 13th to 15th century India. So, between the 13th and 15th century, merchant communities played a crucial role in the economic life of India. यानी कि 13 से 15 सेंचुरी के बीच में जो मर्चेंट कम्युनिटीज थी उन्होंने एक क्रूशियल रोल को प्ले किया है इकोनॉमिक लाइफ में। ठीक है, सो दिस पीरियड सॉ द ग्रोथ ऑफ इंटरनल एंड ओवरसीज ट्रेड अंडर द रूल ऑफ दिल्ली सुल्तान्स। इस पीरियड में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो इंटरनल और ओवरसीज ट्रेड था वो बढ़ा, ठीक है, वो इंक्रीज हुआ इन द अंडर द रूल ऑफ दिल्ली सुल्तान्स। सो जो मर्चेंट्स थे वो इन्वॉल्व हुआ करते थे इन द एक्सचेंज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस एंड लग्जरी गुड्स। सो सेवरल वेल ऑर्गेनाइज मर्चेंट ग्रुप्स एग्जिस्टेड इन डिफरेंट रीजन। मतलब बहुत सारे जो वेल ऑर्गेनाइज मर्चेंट ग्रुप्स थे वो एग्जिस्ट किया करते थे अलग अलग रीजन्स में। नॉर्थ इंडिया में हमें मुल्तानीज, खत्रीज और बनियाज देखने को मिलते हैं जो कि प्रोमिनेंट ट्रेडिंग कम्युनिटीज थे। वो एक्ट करते थे एज ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स एंड बैंकर्स। वेस्टर्न इंडिया में हमें गुजराती मर्चेंट्स देखने को मिलते हैं जो कि फेमस बने अपने ओवरसीज ट्रेड के लिए विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया। साउथ इंडिया में क्या है, पावरफुल मर्चेंट गिल्ड्स देखने को मिले जैसे कि अयोवल एंड मनीग्रामम विच कंट्रोल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। These merchants use hundis, that is bills of exchange, for safe transfer of money and follow credit based transaction. जितने भी ये मर्चेंट्स थे ये हुंडे सिस्टम का यूज क्या करते थे सेफ ट्रांसफर ऑफ मनी के लिए, और ये क्रेडिट बेस्ड ट्रांजेक्शन को फॉलो किया करते थे। ये मेंटेन करते हैं क्लोज रिलेशन विद द रूलर्स जो कि डिपेंडेंट होते थे ऑन देम फॉर रेवेन्यू एंड सप्लाईज। इन रिटर्न जो मर्चेंट्स होते थे उनको प्रोटेक्शन मिलती थी, ट्रेडिंग प्रिविलेजेस मिलते थे और टैक्स कंसेशन मिला करते थे। सो अर्बन सेंटर जैसे कि दिल्ली, कैंपे, सूरत एंड कालीकट फ्लरिश ड्यू टू द मर्चेंट एक्टिविटी। जितने भी आपके ये अर्बन सेंटर्स जैसे कि दिल्ली हो गया, कैम्बे हो गया, सूरत हो गया और कैलीकट हो गया, ये आपका फ्लरिश हुआ ड्यू टू द मर्चेंट एक्टिविटी। जो ट्रेड रूट्स थे बोथ सी एंड लैंड, ये कनेक्ट करते हैं इंडिया को विद सेंट्रल एशिया, चाइना एंड द इंडियन ओशन वर्ल्ड। सो जो मर्चेंट कम्युनिटीज थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर थे आपके मेडिवल इंडिया इकोनॉमी के और अर्बन ग्रोथ के। तो यहाँ पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये आपका पार्ट 2 है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 को जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पार्ट 1 की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।